Hi everyone, welcome or welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. So we are going to start a new series, that is the Indian Contract Act 1872. ठीक है, आई थिंक बहुत लोग आप लोग फेमिलियर हो गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से. सो दिस फॉर दोज हु हैव स्टडीड उनके लिए एक क्विक रिविजन होगा, एंड फॉर दोज हु हैवंट तो हम एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो ओके, अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट की, तो यू मस्ट हैव हर्ड लेमैन लैंग्वेज में अपने घर पे आपने सुना होगा, व्हेन यू आर रेंटिंग अ प्रॉपर्टी और व्हेन यू आर टेकिंग अ हाउस ऑन अ रेंट, तो दे मस्ट बी टेलिंग यू कि प्लीज़ एक आप साइन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो, एक एग्रीमेंट में हम आ रहे हैं जिसमें हम आपको सर्टेन पीरियड के लिए और सर्टेन अमाउंट पे, आपको सर्टेन अमाउंट हर मंथ पे करना होगा, इतना मेंटेनेंस होगा, वट एवर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें बोथ द पार्टीज साइन करती हैं. ठीक है, सो बेसिकली क्या है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो इसका कुछ तो प्रोसीजर होगा, कुछ तो इसके रिक्वायरमेंट्स होंगे. सो विल बी स्टडिंग दिस. ठीक है, ओके. सो बेसिकली जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वो हमारा अब का आया कब? सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 1872 में आया. ठीक है, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872. ओके, सो ओरिजिनली क्या था ना कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट हैड प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ऑल्सो, और इंडियन पार्टनरशिप के भी प्रोविजंस थे. बट बाद में इन दोनों को इसमें से हटा दिया गया, एंड दे हैड अ सेपरेट अपना एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है, ओके. अब नाउ लेट्स स्टडी फ्रॉम अंडरस्टैंड फ्रॉम अ एग्जाम्पल. लेट्स से एक बच्चा है. ठीक है, देर इज़ अ 10-year-old बॉय हु वांट्स टू बाय एन आइसक्रीम. ही गोज़ टू अ शॉपकीपर. ठीक है, और उसको वो 10 रुपीज़ देता है एंड ही गेट्स एन आइसक्रीम. सो इट बिकम्स, ये क्या हो गया, ये एक एग्रीमेंट हो गया. क्या? क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने ऑफ़र दिया कि उसको आइसक्रीम ख़रीदना है, शॉपकीपर ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, जिससे कि वो एक प्रॉमिस बन गया. एंड इन दोनों ने 10 रुपये उसने उसको दिए, शॉपकीपर को दिए, जो कि शॉपकीपर का कंसिड्रेशन हो गया, एंड बच्चे को उसका आइसक्रीम मिल गया, जो कि वो बच्चे का कंसिड्रेशन हो गया. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट इट इज़. ठीक है, सो अब 2A हमारा सेक्शन बेसिकली कहता क्या है कि अब देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे. अब क्या था, 2 पार्टीज थी, एक शॉपकीपर एक हमारा बच्चा, तो 2 पार्टीज हो गई है ना. अब बेसिकली ऑफर क्या है, तो बच्चे ने ऑफर दिया आइसक्रीम खरीदने का. सो ऑफर क्या है कि जब कोई भी पर्सन सिग्निफाई करता है किसी भी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस कि उसको एक पर्टिकुलर एक्ट करना है या फिर कुछ नहीं करना है, सो इस एक्सपेक्टेशन में कि सामने वाला उस पर अपनी हामी भरेगा, सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल प्रपोजल और ऑफर. राइट नाउ एक्सेप्टेंस क्या है, कोई भी पर्सन जिसको टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, कोई भी पर्सन जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, इज मेड सिग्निफाइज, वो जिसको दिया जा रहा है वो अपने असेंट दे रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ पे. ठीक है, फॉर द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस जो कि प्रपोजर ने या फिर जो ऑफरर है उसने प्रपोज किया है. सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल एक्सेप्टेंस, जो कि हमारा सेक्शन 2B में दे रखा है. नाउ अब जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाता है, सो इट बिकम्स प्रॉमिस. तो जैसे ही हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, इट बिकम्स प्रॉमिस. अब प्रॉमिस हो गया तो कोई तो प्रॉमिसर, कोई प्रॉमिस ही है. प्रॉमिसर कौन है, जो प्रपोजल दे रहा है, दैट इज प्रॉमिसर. जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, वो है हमारा प्रॉमिसी. ठीक है, जो दे रहा है वो कौन है, प्रॉमिसर. जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रॉमिस को, वो है हमारा प्रॉमिसी. ये कहाँ दे रखा है, 2C में, 2 क्लॉज C में. नाउ अब ये भी हो गया हमारा. नाउ व्हाट, अब कुछ तो कंसिडरेशन होगा, जैसे उसने 10 रुपये दिए तो ये कौन कंसिडरेशन हो गया. सो बेसिकली एग्रीमेंट इज व्हाट, एग्रीमेंट इज promise or set of promises where offer plus acceptance is there and consideration is there, so that is what you call एग्रीमेंट. अब ये कंसिड्रेशन क्या है, तो कंसिड्रेशन बेसिकली एक काइंड ऑफ प्राइस है उस प्रॉमिस का. जब आप कुछ कर रहे हो, कोई एक्ट या कोई ओमिशन कर रहे हो, तो उसके रिटर्न में जो मिल रहा है ना, सो दैट इज व्हाट यू कॉल कंसिड्रेशन. सेक्शन 2D, सिंपल, वेरी सिंपल. ओके कूल. सो नाउ अब ये जो एग्रीमेंट है ना, इसमें जब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, सो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ अभी हम इस सीरीज़ में ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आती है. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसने, एक फादर है हु टेल्स हिज डॉटर दैट यू विल नॉट गेट मैरिड टू योर इंटायर लाइफ, एंड इफ यू विल नॉट गेट मैरिड, सो आफ्टर 70 years ऑफ योर एज आई विल प्रोवाइड यू सम लग्जरियस थिंग. सो दिस इज व्हाट ही इज रिस्ट्रेनिंग हर टू डू समथिंग. सो दिस इज नॉट, दिस कांट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट. सो दिस इज समथिंग वेरी स्टूपिड. तो इसीलिए अब या फिर एक काइंड ऑफ एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें जिसमें आप ये बोला जाता है
कि टू नॉट टू वर्क फॉर अ इंटायर लाइफ, जिसमें आप ये कहते हो कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी काम नहीं करोगे, और अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी लेट्स से 65 ईयर्स तक काम नहीं करोगे तो मैं आपको एक पर्टिकुलर कार और एक लग्जरियस कार गिफ्ट करूँगा. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो जब आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो या फिर आप किसी को कोई एक ऐसी चीज़ बोल रहे हो करने के लिए विच इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू डू, सो दैट इज़ वॉट यू कॉल अ वॉइड एग्रीमेंट और अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो वॉइड कहाँ पे दे रखा है हमारा कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल नहीं है लॉ के थ्रू, दैट इज़ वॉइड. और कोई भी एग्रीमेंट जो कि एक पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सिबल है और दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सिबल नहीं है, सो दैट इज व्हाट यू कॉल वॉइडेबल. तो वॉइड कहाँ दे रखा है 2G में, वॉइडेबल कहाँ है 2I में. नाउ 2H में हमारा था कोई भी एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सिबल है, सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट. 2H is very important, any agreement which is legally enforceable, so that is हमारा कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें ना हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस, विच विल बी ये सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट केस लॉज है बाल्फर वर्सेस बाल्फर, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये सारे केसेस हम कवर करेंगे. ठीक है, ओके, या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे बढ़े, सो वी हैव सेक्शन 4. सेक्शन 4 क्या कहता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होगा. कम्युनिकेशन को हम कंप्लीट कब मानते हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है इट इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन जो कि उस पर्टिकुलर प्रपोजल को दे रहा है. ठीक है, अब कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने में दो सिनेरियोज हैं, एज अगेंस्ट द प्रपोजर के अगेंस्ट कब, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर. तो प्रपोजर के अगेंस्ट तब हो गया व्हेन इट इज़ पुट इन टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब उसको उस प्रपोजल को इट इज़ इन टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट उसको भेज दिया गया, तो वो एज अगेंस्ट प्रपोजर कंप्लीट हो गया. और वो अब क्योंकि क्या हो गया, ये अब उसके एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, अब ये एक्सेप्टर के कैपेसिटी के बाहर हो गया ना, इसीलिए. नाउ अब एज अगेंस्ट एक्सेप्टर के उसमें कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट जब प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगा कि ठीक है मैंने जो प्रपोजल दिया था इस पर्टिकुलर इंसान को, इसने एक्सेप्ट कर लिया और उसके नॉलेज में ये बात आ गई, तो उसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब कम्युनिकेशन को आप रिवोक भी कर सकते हो. ठीक है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, सो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में या ट्रांजिट में चला गया टू द पर्सन जिसको वो प्रपोजल दिया जा रहा है, सो दैट उसके पावर के आउट ऑफ दैट पावर ऑफ द पर्सन हो जाए जो उसको प्रपोजल को दे रहा है. ठीक है, और या फिर एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज. अब एक इलस्ट्रेशन से आप इसको समझो, वेरी इजीली यू विल अंडरस्टैंड कि ए जो है वो प्रपोज करता है बी को कि भाई तू मेरा घर खरीद ले एक सर्टेन प्राइस पे. ये उसको एक लेटर में लिख कर भेजता है पोस्ट के थ्रू. अब जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल का वो कब कंप्लीट हो जाएगा, जब बी उस लेटर को रिसीव कर लेगा. ठीक है, अब क्या हुआ, बी ने, दूसरा सिनारियो लेते हैं, बी ने एक्सेप्ट कर लिया उस प्रपोजल को जो लेटर के थ्रू उसको आया थ्रू अ पोस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट कब होगा, एज अगेंस्ट ए, जब उसने लेटर को पोस्ट कर दिया है ना, और एज अगेंस्ट बी जब ए ने इस लेटर को, व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए, जब ए ने लेटर को रिसीव कर लिया कि ठीक है बी जो है वो हमारे साथ इस पर्टिकुलर चीज़ में आना चाहता है, वो ख़रीदना चाहता है घर को. ठीक है, अब देयर इज़ अनदर सिनेरियो, ए जो है वो रिवोक करना चाहता है इस प्रपोजल को बाय टेलीग्राम. ठीक है, तो ए जो है वो रिवोक कर सकता है. रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट ए, जब टेलीग्राम जो है वो डिस्पैच हो गया. ठीक है, टेलीग्राम जैसे ही डिस्पैच हो गया ए के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया. इट इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट बी, बी के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया जब बी रिसीव कर लिया उसको. ठीक है, जब बी उसको रिसीव कर लिया. अब बी रिवोक कर सकता है. अब बी कब रिवोक करेगा, बी रिवोक कर सकता है उसके एक्सेप्टेंस को बाई टेलीग्राम. बी भी रिवोक कर सकता है अपने एक्सेप्टेंस को कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये घर. ठीक है, कि बी ने रिवोक किया इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट बी जब टेलीग्राम डिस्पैच हो गया, और एज अगेंस्ट ए व्हेन इट रीचेज हिम, जब उसको व्हेन इट रीचेज टू हिम. ठीक है,
सो नेक्स्ट इज हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 में अगर आप देखोगे तो सेक्शन 5 में बेसिकली रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंसेस दिया गया है। ठीक है, एक प्रपोजल को आप रिवोक कर सकते हो किसी भी वक्त बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जब उसका जो कम्युनिकेशन है उसके एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट हो जाता है एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ठीक है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। देखो जैसे इसका इलस्ट्रेशन है, यू विल गेट टू नो फ्रॉम देयर कि ए जो है प्रपोज करता है बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट कि टू सेल हिज हाउस टू बी। वही वाला एग्जाम्पल है कि ए चाहता है कि ए प्रपोजेस टू बी कि वो अपना घर बेचना चाहता है। बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है लेटर के थ्रू जो उसको पोस्ट के थ्रू आया रहता है। अब ए जो है उसको रिवोक कर सकता है उस प्रपोजल को किसी भी वक्त जब बी जो है पोस्ट करता है हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसके पहले या उस मोमेंट पे, उसके पहले या उस मोमेंट के पहले किसी भी वक्त ए जो है अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट रिवोक कर सकता है। विच मीन्स कि ए ने क्या, इन सिंपल लैंग्वेज समझे, ए ने क्या किया, एक प्रपोजल दिया बी को कि भाई मुझे तुम्हें अपना घर बेचना है। बी ने एक्सेप्ट कर लिया उस प्रपोजल को। ठीक है, बी की ठीक है मैं ख़रीदना चाहता हूँ इस घर को। तो इससे पहले कि बी अपने एक्सेप्टेंस को पोस्ट करे लेटर के थ्रू, उसके पोस्ट करने से पहले कभी भी ए रिवोक कर सकता है अपने प्रपोजल को। गॉट इट। अब बी कब रिवोक कर सकता है अपने एक्सेप्टेंस को कि पहले चलो बी ने सोचा कि भाई ठीक है ले लो, तो फिर बी ने सोचा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो बी अपने एक्सेप्टेंस को कभी भी किसी भी वक्त अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेज ए, कि ए के पास जो लेटर है एक्सेप्टेंस का वो पहुँचे उससे पहले बी कभी भी रिवोक कर सकता है। गॉट इट, सिंपल। ओके, सो रिवोकेशन कैसे होगा? अब रिवोकेशन के बेसिकली 4 तरीके हैं। पहला, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। जब प्रपोजर अदर पार्टी को ये इन्फॉर्म कर देता है कि और कम्युनिकेट कर देता है थ्रू अ नोटिस कि भाई मुझे रिवोक करना है अपने प्रपोजल को। दूसरा, टाइम लैप्स हो जा रहा है जो कि सर्टेन टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया है। इन केस टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं किया गया तो बाय द लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम। ठीक है, बाय द लैप्स ऑफ द रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, राइट। या फिर बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर को फेल कर जा रहा है, कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है विच इज़ प्रायर टू द एक्सेप्टेंस, प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस। ठीक है, एंड देन वी हैव फोर्थ इज व्हाट, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। जब डेथ हो जा रही है या फिर प्रपोजर जो है वो इंसेन हो जा रहा है, ठीक है, वो इंसेन हो जा रहा है, या फिर ये जो बात है ये पता लग रही है एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस से पहले कि द प्रपोजर है वो उसकी डेथ हो गई है या फिर वो इंसेन हो गया है। ठीक है, नाउ सेक्शन 7 क्या है? सेक्शन 7 बेसिकली सेज कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। इट शुड एंड बी अनक्वालिफाइड, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें सेक्शन जो 7 का 2 है वो ये कहता है कि अगर प्रपोजर जो है उसने एक सर्टेन फॉर्मेट में प्रेस्क्राइब किया है कि भाई तुझे जो घर खरीदने का एक्सेप्टेंस है ना वो टेलीग्राम के थ्रू ही एक्सेप्टेंस भेजना है। ठीक है, तो अगर उसने एक मैनर प्रपोजर जो है उसने एक मैनर प्रेस्क्राइब कर दिया है इन विच इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड, तो जो एक्सेप्टर है वो उसी मैनर में एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इफ़ ही डज नॉट डू सो, जो प्रपोजर विद इन और रीजनेबल टाइम भी उसने दे दिया है, लेकिन इफ़ ही डज नॉट डू सो देन प्रपोजर जो है विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक्सेप्टेंस जब कम्युनिकेट हो गया है उसको, वो इंसिस्ट कर सकता है कि जो उसका प्रपोजल है इट शैल बी एक्सेप्टेड इन अ प्रेस्क्राइब मैनर, कि भाई प्लीज़ जिस मैनर में मैंने बोला था उसी मैनर में उसको एक्सेप्ट कर ले एंड नॉट अदरवाइज, एंड इफ़ ही फेल्स टू डू सो ही एक्सेप्ट्स द एक्सेप्टेंस। ठीक है, नाउ अब 8th में क्या है? एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। इसमें बेसिकली रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात कही गई। रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर आप देखोगे तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस बेसिकली दिया गया है हमारा 2F में। ठीक है, 2F में दिया गया है। 2F में क्या कहता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में कि promises which form the consideration और part of the consideration for each other are called reciprocal promise, कि कोई भी promise जो consideration है या फिर part of consideration बन जा रहे हैं वो हमारे reciprocal promise कहलाएंगे। तो exactly section 8 भी यही कहता है कि performance, अगर आप
आपको सामने वाले ने प्रपोजल ने एक प्रपोजल दिया, ठीक है, अगर आप उसको परफॉर्म कर दे रहे हो उसको, ठीक है, तो भी वो एक्सेप्टेंस हो गया, या फिर उसके पार्ट को परफॉर्म कर दे रहे हो तो भी वो एक्सेप्टेंस हो गया. सो दिस इज व्हाट सेक्शन 8 ट्राइज टू टेल यू कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल या फिर द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल, राइट. तो सेक्शन 9 वेरी सिंपल, इट सेज कि जो प्रोमिसेस हैं वो इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है किसी भी प्रॉमिस का इट इज़ मेड इन वर्ड्स तो प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस और अदरवाइज देन इट इज़ इम्प्लाइड, ठीक है. नाउ सेक्शन 10 इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. सेक्शन 10 क्या कहता है कि अच्छा यू मस्ट हैव हर्ड दिस लाइन ना कि एवरी एग्रीमेंट इज यू मस्ट हैव हर्ड कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ठीक है, ये आपने सुना. अब ये क्यों सुना? अब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 10 क्या कहता है, ठीक है, अभी ये देखो. सो सेक्शन 10 बेसिकली हमारा कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड, अगर वो किस किस चीज़ से बने गए हैं ये सारे. पहली चीज़ फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, जो दोनों पार्टीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है फ्री कंसेंट पे, उनके ऊपर कोई भी कोशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर अननेसेसरी का फोर्स या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें या फ्रॉडुलेंटली उनसे ये चीज़ें नहीं कराई जा रही हैं, ठीक है. नेक्स्ट, जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. बोथ द पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर कॉम्पिटेंट इनफ कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, ठीक है. बोथ द पार्टीज इतनी कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकें, ठीक है. नेक्स्ट इज कि और कॉम्पिटेंट क्यों है? क्योंकि वो एक मेजॉरिटी, दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ व्हाट, दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है. थर्ड इज लॉफुल कंसिडरेशन है, ठीक है. लॉफुल कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंसिडरेशन आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो उसके लिए जो कंसिडरेशन है इट मस्ट बी लॉफुल, वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है. और उसका जो ऑब्जेक्ट है इट शुड बी ऑल्सो लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्री कंसेंट. तो ये तो बेसिक हो गई हमारी, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज़ कि जो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, या वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, इलीगल या वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है. सेक्शन 10 हो गया हमारा. नाउ सेक्शन 11, हु आर कॉम्पिटेंट टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो हर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी एज पर आर लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है, जिसका वो सिटीजन है, ठीक है. अब इसमें क्या कहा गया कि देखो हमारा जो बेसिकली हम मेजॉरिटी कैसे चेक करते हैं, तो जो एज ऑफ मेजॉरिटी है अपने इंडिया में वो इट इज़ बेसिकली गवर्न बाय इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, ठीक है. तो एज पर सेक्शन 3 इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का कोई भी इंडियन सिटीजन इज सेड टू हैव कि उसने अटेन कर लिया है एज ऑफ मेजॉरिटी को अपॉन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है. 18 ईयर्स अगर उसने पा लिया तो ही हैज़ अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है. नेक्स्ट इज हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, वो बंदा साउंड माइंड का, ही इज़ नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड. ये भी हम देखेंगे सेक्शन 12 में कि व्हाट डज इट मीन बाय साउंड माइंड. एंड थर्ड इज हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लॉ, हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लॉ, राइट. ओके, नाउ सेक्शन 12 बेसिकली क्या कहता है कि व्हाट इज़ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. साउंड माइंड कौन होगा? तो हर वो पर्सन साउंड माइंड का होगा जिसको इस बात की समझ है कि वो कर क्या रहा है एग्जैक्टली, कि व्हेन ही कैन एसेस एंड अंडरस्टैंड, उसके एक्शंस को वो समझ सके, वो रियलाइज़ कर सके कि उसके जो चीज़ें वो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. अगर उसके कुछ चीज़ें कर रहा है तो उसके उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस इम्पोज होने वाले हैं उसके पे, ठीक है. और उसको ये चीज़ समझ में आए एट द टाइम ऑफ व्हाइल ही इज़ डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट. वैसे ही कहा गया कि व्हाट इज़ अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. अगर आप ये सेक्शन 12 देखो अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो इट बेसिकली एक्सप्लेन्स कि एक पर्सन जो कि इतना केपेबल इनफ है कि वो अंडरस्टैंड कर सके और एक फॉर्मल रैशनल जजमेंट फॉर्म कर सके उस पर, और उसको अपना इंटरेस्ट समझ में आ सके कि ये पर्टिकुलर चीज़ उसके फेवर में काम कर रही है या ये पर्टिकुलर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है उसको, तो दैट इज़ अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ठीक है. अब एक पर्सन है जो कि वो यूजुअली अनसाउंड माइंड का होता है, ठीक है, और वो ये जैसे इसके एग्जांपल से समझो, अ पेशेंट जो कि एक ल्यूनेटिक असाइलम में है वो इंटरवल्स पे साउंड माइंड का हो जाता है, तो वो जब जब साउंड माइंड का हो रहा है ना वो तब तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है,
ठीक है, जब जब वो साउंड माइंड का हो रहा है वो तब तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. सो अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली वो साउंड माइंड का है, तो ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड. ओके, बट ऑन द अदर हैंड एक पर्सन है हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, जो यूजुअली साउंड माइंड का होता है बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड का होता है, तो ही कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट जब जब वो अनसाउंड माइंड का है. ठीक है, एक इसमें आप इलस्ट्रेशन बी देखना, इसमें ये देखा कि कोई एक सेन मैन है हु इज़ डिलीरियस फ्रॉम फीवर. ठीक है, या फिर वो इतना ड्रंक है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड ही इज़ नॉट केपेबल इनफ कि वो एक रैशनल जजमेंट भी फॉर्म कर सके और अपने इंटरेस्ट में काम कर सके. सो वो उस ड्रंकनेस की हालत में then that person cannot make a contract, which is very obvious. अब कोई पर्सन इसमें एक केस भी है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का केस, ये भी अपन पढ़ेंगे. ठीक है, अब कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड कैसे हो जाता है लॉ से, तो कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड तब हो जाता है व्हेन, जैसे फॉर एग्जांपल एलियन एनिमी. ठीक है, एलियन एनिमी क्या हो गया, कोई भी एलियन एनिमी इज द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इंडिया इज एट वॉर विथ. ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स उस वॉर पीरियड में बनाए गए हैं एलियन एनिमी के साथ, वो वॉइड हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है यहाँ का जो कि पाकिस्तान के एक बंदे से कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर देता है कि भाई मेरे को इतनी सारी चीज़ें चाहिए. अब वो वहाँ से वो जो पाकिस्तानी बंदा है उसने गुड्स को शिप भी करा दिया यहाँ पे. ठीक है, शिप जब करा दिया, लेकिन बिफोर इट कुड रीच टू इंडिया एक वॉर डिक्लेयर हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, वो वॉइड हो गया. ठीक है, सो आई गेस दिस वाज इट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 to 12 हमने अच्छे से कवर कर लिया है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी हमने देख लिया. आई होप आपको सब समझ में आया हो. सो यस, स्टे ट्यून्ड. अगले वीडियो में हम केस लॉज देखेंगे, 4 या 5 मोर इंपॉर्टेंट केस लॉज इन्हीं पर्टिकुलर सेक्शंस के. सो या स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more such videos. Thank you so much for watching this video. Stay tuned, stay happy. Bye.